Today we are going to discuss a chapter, electricity, and this will be a quick revision of the chapter. So let's start. Electric current or electricity are both different things. Electricity is a form of energy, but electric current is a rate of flow of charge. So both are different. What does rate means? So how fast or how slow the charges are flowing through a circuit. Now, if I draw a circuit for you, a simple circuit having a positive terminal and negative terminal, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हमेशा आप लंबा बनाओगे और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो स्मॉल बनाओगे. जब हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है. लेकिन अगर हम फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट साइड होता है जिस तरफ से करंट जा रही होती है. यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में करंट जाती है. इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ. इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला. I इज इक्वल्स टू Q बाई T. K is the amount of charge, T is the time, the SI unit of charge is coulomb, time is second, and I represents current. इलेक्ट्रिक करंट को हम जनरली करंट भी बोल देते हैं. इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर. चार्ज में याद रखिएगा, चार्ज जो निगेटिव चार्ज कैरी करा जाता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू करा जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. अगर ये पूछा जाए कि एक कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. ये कुछ वो वैल्यूज़ हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं. इसको अप्रॉक्सीमेटली लोग कभी कभी 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं. एक बार ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछी जा चुकी है, तो इसको याद रखिएगा. इसके बाद एम्पियर याद रखिएगा. एम्पियर एक बड़ी यूनिट है, तो एम्पियर की एक छोटी यूनिट भी होती है मिली एम्पियर, दैट इज 10⁻³ एम्पियर. माइक्रो एम्पियर होती है, माइक्रो एम्पियर इज 10⁻⁻6 एम्पियर. इससे ज़्यादा छोटी वैल्यू पूछी नहीं जाती है. एक नैनो भी होती है, पिको होती है, एंगस्ट्रॉम होती है, एंड एवरीथिंग एल्स. इलेक्ट्रिक सर्किट पूछ लिया जाता है कभी कभी. व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इलेक्ट्रिक सर्किट electric circuit is nothing but a continuous and closed path of electric current. Continuous, these are keywords I'm writing, ये आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे. continuous and closed path, continuous and closed path of electric current, that's it. इससे ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको ज़्यादा होगा तो आप ड्रॉ कर दीजिएगा. जैसे मैं अभी आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट. अभी मैंने पीछे केवल समझाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को बनाया था. ये हो गया आपका बल्ब का सिंबल, ये हो गया एमीटर, ये हो गई आपकी की. These are some symbol, I'll discuss it later also, of an electric circuit representing electric appliances or any other instrument, electric instrument. This is a normal electric circuit. Closed path. Closed path, why we call it closed path or continuous path? Closed path means that it should not be broken from any of the part. अगर ये यहाँ से भी ब्रेक हो गया तो भी करंट फ्लो नहीं करेगी, या यहाँ से ब्रेक हो गया तो भी करंट फ्लो नहीं करेगी. किसी भी एक पार्ट से अगर ये ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगी. इस चीज़ को याद रखिएगा.
इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो चीज़ें आती हैं, क्या रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों ही डिफरेंट हैं, प्लीज़ याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आसान भाषा में हम समझाते हैं कि किसी एक सर्टेन पॉइंट पर अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी से लाया जा रहा हो तो उस चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a certain point is known as electric potential। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस इज ऑल्सो वर्क डन per unit charge. It is also represented like if the charge is carried from infinity to a certain point and again from infinity to that certain point. Both represents VA and VB. The difference between both VA and VB will give you electric potential difference between these 2 points. Electric potential difference का जो फॉर्मूला है वो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। इसकी यूनिट होती है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वोल्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल वी से। वर्क डन की यूनिट होती है जूल। चार्ज की यूनिट मैं आपको बता चुका हूँ कूलम। यूनिट्स बहुत याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछी जा सकती हैं, डायरेक्टली पूछी जाएंगी आपसे। इसके बाद आता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे सेल का सिंबल, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किसको जो कहते हैं, की, ये ओपन की हो गई, ये क्लोज्ड हो गई। ये याद रखिएगा, ओपन की का मतलब है करंट नहीं जा रही है, ऑन ऑफ मत समझिएगा। ओपन की का मतलब है करंट नहीं जा रही है, क्लोज की का मतलब है करंट फ्लो कर रही है। वायर जॉइंट होगा अगर तो कुछ इस तरीके से जॉइन होगा। वायर जॉइंट के बाद आता है आपका ओवरलैप। एक तार दूसरे के ऊपर से जा रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सिंबल सिर्फ आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। ऑब्जेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं आप, सर्किट बनाने में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह पर यूज़ करा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। रेजिस्टेंस, अभी हम डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस को डीपली डिस्कस करेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से। एमीटर, ये याद रख लीजिएगा कि एमीटर जो है वो एम्पियर करंट को नापता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। इसमें एक और चीज़ मेन आपको याद रखनी है कि जो एमीटर है हमारा वो हमेशा सीरीज़ में लगता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। इसके बाद आती है आपकी ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, घुमा के इधर उधर से करके पूछे जाते ही जाते हैं। ओम्स लॉ की एक परफेक्ट डेफिनेशन है जिसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन
हो सकता है आपसे पेपर जब आसान बने तो डायरेक्टली पूछ ली जाए, और डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं होगी तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल, इसलिए इसको याद रखिएगा। ओम्स लॉ कहती है प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर remains constant, the electric current flowing through the conductor across its two ends is directly proportional to the applied potential difference between two ends or terminals। ये एज इट इज आपको लिखनी है। द पोटेंशियल डिफरेंस, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बेहतर है कि आप स्टेटमेंट याद रख लें, क्योंकि हमको स्टेटमेंट को लिखना पड़ सकता है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, और r होता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिरोध या अवरोध। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर ऑल द कंडक्टर्स, but for conductors the resistance is too small, and for insulators the resistance is too large. If the resistance is too large, then the charges will not flow through it. If the resistance is less, the charges will flow through it. Copper, gold, silver, they have less resistance, that is why they are very good conductor of electricity। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहें तो V/I। ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, इसलिए ये कांस्टेंट माना जाता है। लेकिन जैसे ही आप शेप ऑफ द कंडक्टर चेंज कर देते हैं, साइज चेंज कर देते हैं, तब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसकी ये यूनिट है, यूनिट इसको हम बोलते हैं ओम। इसके बाद आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो अगर हम सीधे सीधा बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस होता है R, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ। इसका मतलब होता है लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वी राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। फॉर रिमूविंग द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो L/A। नाउ दिस सिंबल इज रो, this represents resistivity। Now resistivity of a material is fixed and it will be given to you in the एग्जामिनेशन पेपर। जिस भी मटेरियल की हम बात कर रहे होंगे, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, और ये लेंथ पे डिपेंड नहीं होती है, केवल और केवल नेचर ऑफ द मटेरियल पे ही डिपेंड होती है। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली यूनिट निकाल भी सकते हो, बट अभी रिवीजन करा रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है आपको समझाने की। इसके बाद आती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आते हैं। एक आता है बेटा सीरीज़, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी थी कि एमीटर जो है वो सीरीज़ में लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि जो हमारे रजिस्टर्स हैं यानी कि जो हमारे अप्लायंसेज हैं उनको हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक, व्हेन रजिस्टर्स आर जॉइंड फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, this will be your R1, R2 and R3 in the series combination। ये याद रखिएगा that current remains the same। let me take this to the another page। आपका करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। जब ऐसा होता है सेम करंट जाएगी R1 में, R2 और R3 में, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके अराउंड V1 होगा, इसके अराउंड V2 होगा और इसके अराउंड V3 होगा। बाद में आप जब 11th-12th में पढ़ेंगे तो किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं। किरचॉफ लॉ बताती है कि द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इफ द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू द टोटल पोटेंशियल। ये किरचॉफ लॉ में बताया जाता है। किरचॉफ लॉ की एक और लॉ होती है नोडल लॉ, कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। V1 plus V2 plus V3 if that is total V and this one is key। तो V का फॉर्मूला अभी हम पीछे पढ़ के हैं, V इक्वल्स टू IR। I will represent total current and R equivalent will represent the combination of these three resistance। I R1, I R2, I R3। We can take I as common and R equivalent will become R1 plus R2 plus R3। That is the equivalent resistance for three resistors here। As many as resistance will be there, it will be added like this only। Then after that comes the parallel combination। Now here the current is going I, it will become I। Now it will be divided into three parts, I1, I2 and I3 with respect to their resistance it will be divided। and after that from nodal Kirchhoff's nodal point, total incoming current is equals to total outgoing current, so current remains same। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होता है? तो व्हेन रेजिस्टेंस आर जॉइंड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप याद रखिएगा कि एक स्टार्टिंग एंड होता है, एक टर्मिनेटिंग एंड होता है और इन्हीं दोनों से सारे रेजिस्टेंस ज्वाइन हो जाएंगे। दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो, रिमेंबर दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन योर हाउस होल्ड डोमेस्टिक सर्किट्स। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल सेम रहता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो पोटेंशियल आता है वो 220 वोल्ट का आता है और हर अप्लायंसेस में 220 वोल्ट का ही पोटेंशियल चाहिए होता है। करंट अलग अलग हो सकती है, किसी की 1 एम्पियर, किसी की 2 एम्पियर, किसी की 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, लेकिन 220 वोल्ट फिक्स है। अब आता है आपका करंट, इसमें जो है वो डिवाइड हो जा रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह रहा है इसका मतलब क्या है कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वही इंडिविजुअली सबको मिल रहा होगा इसमें, और करंट डिवाइड हो रही थी। हमें पता है नोडल पॉइंट से कि करंट आने वाली और जाने वाली करंट बराबर होनी चाहिए। तो आई का फॉर्मूला अगर हम देखना चाहें तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V अपॉन R1 क्योंकि पोटेंशियल सेम है सब जगह, R2
V अपॉन R3। V कॉमन लेके आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड दैट इज़ हाउ यू ज्वाइन द पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल में याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल्स होते हैं, रेसिप्रोकल्स जोड़े जाते हैं, तो गलती मत करिएगा पैरेलल में, कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस ऑल्सो। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है वो करंट के फ्लो होने की वजह से अप्लायंस के हीट करने का इफेक्ट है। कई जगह ये यूज़फुल होता है, कई जगह इसका डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि एक नॉर्मल वायर है और हम उससे करंट फ्लो कराना चाहते हैं और हमने उसमें फ्यूज़ नहीं लगाया है। अगर आपने फ्यूज़ नहीं लगाया है और वो ज़्यादा हीट कर गया तो तार पिघल जाएगा। लेकिन कुछ जगह हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हीटर्स। हीटर में क्या होता है, ऐसा नाइक्रोम वायर लगाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करे ताकि हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो हीटिंग इफेक्ट का यूज़ भी होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है तो इट विल गिव एट सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, डिसिपेंट करेगी ही। डिसिपेट करने का मतलब है कि वो लॉस हो रहा है, लेकिन कई जगह वो एनर्जी जब यूज़फुल हो जाती है तो शब्द डिसिपेट यूज़ नहीं करेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एज मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वो चेंज होती है। आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद रखिएगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बताया जाता है कि जो हीट एनर्जी निकल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने टाइम के लिए करंट को फ्लो कराया जा रहा है। स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप पेपर में लिख नहीं पाएंगे। तो इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, आई एम रिपीटिंग, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर is directly proportional to the square of the current given to the resistor, directly proportional to the resistance for a given current, and directly proportional to the time for which the current is flowing through the resistor। इन तीनों को आप कंबाइन कर देते हो तो कॉम्बिनेशन के बाद आता है आई स्क्वायर आर टी। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के कांस्टेंट लगाया जाता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लोग चेंज नहीं करते और आंसर लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस शायद उसको कहते हैं हम लोग। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आई इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हम यहीं पर चाहें तो हम इलेक्ट्रिक पावर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हमने पावर पढ़ा है एंड दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। तो आप पावर ऑफ अ लेंस से इसको कंपेयर मत करिएगा। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कभी भी आप पढ़ा होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम जूल में नापते हैं। हीट भी क्या थी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। तो क्या हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख सकते, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। अब ये टी और ये टी रिड्यूस हो जाएगा, आंसर आएगा आई स्क्वायर आर। बट दिस इज़ व्हाट वी विल डू जब हमें पोटेंशियल नहीं पता होगा। अगर हमको पोटेंशियल पता है तो हम क्या कर सकते थे, तो हमें पता है कि सिंस आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, तो हम लिखेंगे v अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। दिस विल बिकम v स्क्वायर बाई आर इंटू आर। दिस आर स्क्वायर एंड आर इज कट डाउन, इट विल बिकम v, it will become p is equals to v square upon r। Here it becomes p is equals to I square r। One more formula is there, electric power का ही है। Now we know that
P is equals to I square R. Now R can be written as V is equals to IR. So R can be written as V by I. We can put V upon I here. This I will be reduced and the formula will become P is equals to VI. These three formulas we can use for different situations. जैसे कि अगर आपको करंट नहीं पता और पावर निकालना है तो ये फॉर्मूला, रेजिस्टेंस नहीं पता और पावर निकालना है तो ये फॉर्मूला, वोल्टेज नहीं पता और पावर निकालना है तो ये फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पावर इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अभी मैंने एक टर्म यूज़ किया था इलेक्ट्रिक फ्यूज़। Electric fuse is used to protect the electrical appliances from high voltage if any. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्यों बनाया जाता है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाया जाता है हमारे सर्किट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे अप्लायंसेस को बचाने के लिए। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जब हाई इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ऐसे मेटल का या ऐसे एलॉय का ये बनाया जाता है। ये भी एक वायर जैसा ही होता है। अगर आपने कभी बाइक में लगा हुआ देखा हो तो ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का फ्यूज़ बनाया जाता है, उसके अंदर एक वायर लगाया जाता है पतला सा, और ये जो वायर लगाया जाता है बाहर तो नॉर्मल वायर होता है, ये एलॉय होता है। एलॉय जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे नॉर्मल वायर से कम होता है। ये एलॉय हो सकता है एल्युमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, लेड का, एट्सेट्रा। अब जैसे ही इसमें से हाई वोल्टेज जाता है तो हाई करंट निकलता है, और हाई करंट निकलने पर इसको मेल्ट कर देता है। मेल्ट होने से क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। फ्यूज़ और डोमेस्टिक सर्किट को हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, पर अभी इस चीज़ को याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का काम क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्यों यूज़ करा जाता है, तो प्रोटेक्शन का काम है इसका। इट प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रिमेंबर दिस। और अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में इस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन भी पढ़ेंगे, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। लेकिन फ़िलहाल फ्यूज़ का काम जान लीजिए। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच जाता है जो कि शायद पीछे छूट गया था, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में एक आपने पढ़ा होगा या शायद आपने सुना होगा, कॉमर्शियल यूनिट। जो कॉमर्शियल यूनिट होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो आता है यूनिट के फॉर्म में, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। पर एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक पावर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, कितने एनर्जी को आपने यूज़ किया उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमने पीछे पावर की यूनिट नहीं बताई थी तो पावर की यूनिट भी जान लीजिए। पावर को रिप्रेजेंट पी से करते हैं। इसकी यूनिट SI यूनिट होती है वॉट, और वॉट एक्चुअल में क्या होता है, तो जूल पर सेकेंड होता है। लेकिन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब काफ़ी ज़्यादा होगी तो हम वॉट की जगह एक टर्म यूज़ करते हैं, किलोवाट। किलोवाट में स्मॉल k होगा, W कैपिटल होगा। किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। ये हम पावर की बात कर रहे हैं। अब हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं। तो जब हम एनर्जी कंजम्पशन कहते हैं तो पावर का जो फॉर्मूला था वो था एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो होता है पावर इनटू टाइम। यानी कि अगर हम 1 किलोवाट 1 आवर तक यूज़ कर रहे हैं तो हमारे सामने आती है 1 किलोवाट आवर, एंड दैट इज़ एनर्जी। अब इसी को हम समझ लेते हैं 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है। तो 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट का पावर के सर्किट अगर यूज़ करा जा रहा है या अप्लायंस यूज़ करा जा रहा है, दैट विल गिव यू 1 किलोवाट आवर। और यही तुम्हारी 1 कॉमर्शियल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जिससे तुम्हारे घर में बिजली को काउंट करा जाता है। 1 किलोवाट आवर एक्चुअल में जूल कितने के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट का भी हमने मतलब बताया था 1000, और 1 आवर का मतलब होता है 60 × 60। अब ये सेकेंड में चेंज हो गया।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज इन 1 आवर बाई 1 किलोवाट ऑफ अ अप्लायंस यूनिट में। अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे घर का बिजली का बिल 200 यूनिट आया है, तो अब तुम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल सकते हो। अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालने का क्या तरीका होगा, 200 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको दे जाएगा। ये प्रॉपर रिवीजन है, मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, इसको प्लीज़ एक बार गो थ्रू करिए। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रिवीजन आई हैव डन टिल नाउ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू सो मच।